हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरआरबी प्रीलिम्स के लिए ये केमिस्ट्री का हमारा रिवीजन का पहला टॉपिक है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना पे है। इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ना है, बल्कि बेसिक्स जो एक तो डेफिनेशन के बारे में देखना है। उसके बाद जो कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स उनको देख लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं उन टर्म्स की, उसको देखना है। बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं तो पहली चीज़ तो परमाणु को डिफाइन तो करेंगे। तो डाल्टन की तो एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं या पदार्थ हैं, वो सबके सब परमाणु या फिर एटम से मिलकर के बने हैं। और परमाणु या एटम उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी मटेरियल का। सबसे छोटा होने का मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही बात यहाँ पे लिखी है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं जो अविभाज्य है, अविनाशी है। जब जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता तो उसका डिस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है? यानी कि परमाणु इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल हो गया। एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये यही बात लिखी हुई है दूसरे फॉर्म में। मतलब जिसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता तो उसको क्रिएशन एंड उसका डिस्ट्रक्ट मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इंडेस्ट्रक्टेबल है, यानी कि जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता। और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द एटम्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड मासेस। इसका क्या मतलब है? जैसे एक ऑक्सीजन का एटम एटम हो गया, एक नाइट्रोजन का एटम हो गया। तो इनको डिफरेंशिएट करने का बेसिस जो होता है उनके साइज और मास दोनों का डिफरेंस होता है। अभी क्यों होता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन डाल्टन ने बताया कि एटम्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए फिर देखा गया कि और भी एटम्स के अंदर एलिमेंट्स या फिर पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम अपने आप में एक कोई सॉलिड नहीं होता पूरी तरीके से, बल्कि जो एटम होता है, ये अगर एटम है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर खाली स्पेस होता है। न्यूक्लियस सॉलिड वाला पोर्शन होता है, चारों ओर खाली स्पेस जो होता है वो उसका आउटर एरिया होता है। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो आउटर एरिया में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी हम अभी नीचे देखेंगे, ठीक है। पहले हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसके अलावा जो हमारा फोर्सेस के बारे में, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक बोला जाता है ना, न्यूक्लियर के फोर्सेस जो नाभिकीय बल होते हैं वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय बल काम करता है। और किसके किसके बीच? जो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज हो धनात्मक हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, इस वजह से इनके बीच का जो बल होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इसके अलावा जो प्रोटॉन एक ये पॉजिटिव है, और भी तो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, कई सारे प्रोटॉन होते हैं। तो ये सेम चार्ज होने की वजह से इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वीक फोर्स होता है, यानी कि उस न्यूक्लियस के अंदर वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं। अब स्टेबिलिटी क्या होता है एटॉमिक न्यूक्लियस की? एटॉमिक न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन कई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने की वजह से एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि एटम जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। एटम अनस्टेबल यानी कि एलिमेंट अनस्टेबल, क्योंकि एलिमेंट एटम से मिलकर ही तो बना होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो गड़बड़ होने के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक तरीके से इजेक्शन होने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगते हैं। किसमें? अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। अल्फा, बीटा, गामा, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी इमिशन। जब एटॉमिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो रेडियो एक्टिव इमिशन करने लगता है। अब आगे हम देखेंगे रेडियो एक्टिव इमिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अभी हम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, हाँ, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, पूरा ओवरऑल एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो गया, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन जो हो गया न्यूक्लियस के बाहर एरिया में न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा है। इनकी प्रॉपर्टी के पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, ये बात हमने देख ली। इसका सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
यानी बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या ई माइनस, ठीक है। चार्जेस -1.6 इंटू 10⁻19, या तो माइनस लगा के, और लेकिन सेम चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के पास भी सेम चार्ज होता है, बस इसका पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं किसी भी एटम में, उतना ही प्रोटॉन के चार्ज होते हैं, ठीक है। इसकी डिस्कवरी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन में हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका सिंबल पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को माइनस से करते थे, इसको पी प्लस से करते हैं। इसका चार्ज उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, बस यही होता है पॉजिटिव सिंबल लग जाता है। अब इसका मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी जो डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने की थी। और आगे चलकर रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने, और डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। हमने मास देख लिया प्रोटॉन की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, ये वाली जो मास है, इसका 10⁻31 है, और इसका 10⁻27 है। पावर के जब माइनस होता है तो जितनी बड़ी वैल्यू दिखती है एक्चुअल में उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। अब हम न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक अभी हमने देखा ना, न्यूट्रॉन एक तरीके का, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है। सिंबल इसका n⁻0, इस तरीके से सिंबल बना देते हैं, या सिंपली n लिख देते हैं। मास इसका 1.0087 एम। एम क्या होता है, जो एटम के जो मास होते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट एटम से मिलकर के बना होता है। एटम एटम का जो मास होता है उसको जो रिप्रेजेंट करने का यूनिट होता है, जो इकाई है, उसी को बोलते हैं एएमयू। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन की। तो इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। हमको कब डिस्कवरी की थी ये याद नहीं रखना है, बस जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, एक न्यूक्लियस होता है किसी भी एलिमेंट का, एटम हो गया, एटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, कोई भी, जैसे कार्बन का एटम हो गया, नाइट्रोजन का एटम हो गया। कार्बन के सारे एटम में जैसे मान लो मिलियंस एटम्स होते हैं, ऐसे नाइट्रोजन के मिलियंस एटम्स है। तो इसके सारे एटम्स में जो प्रोटॉन की संख्या होगी न्यूक्लियस में, वो सेम होगी। इसकी सारी एटम्स में प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में सेम होगी। मतलब इन दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस की प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, और आपस में सारे एटम्स की प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है, बस हल्का सा दिमाग मतलब सिंपली बोले तो, कार्बन के सारे एटम्स के प्रोटॉन की संख्या एक रहती है, और नाइट्रोजन के अपने एटम्स के प्रोटॉन की संख्या एक रहती है। तो इसीलिए प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बेसिस बना करके एटॉमिक नंबर दिया गया, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिंबल जेड, जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही जो पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन होता है, वन से लेकर के आगे बढ़ते हुए जो भी एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उन सबका। अब मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो टोटल सम होता है वही मास नंबर होता है उसका, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आइसोटोप क्या होते हैं, कोई भी जैसे दो एटम है, उनके एटॉमिक नंबर सेम है और उनका मास नंबर अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि प्रोटॉन की संख्या सेम है, और मास नंबर अलग है यानी कि प्रोटॉन तो सेम हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। इसका मतलब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन उसका डिफरेंट होगा, प्रोटॉन सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे H1 H2 H3, मतलब 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से मास नंबर ही तो है ऊपर वाला। जैसे कोई भी एलिमेंट ऐसे तो ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि आइसोटोप्स बोलते किसको हैं। आइसोबार क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। जब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जो होता है वो वेरी करने लगता है, और जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास, वो सेम हो जाता है। एटॉमिक मास सेम, तो आइसोबार हो जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे कार्बन 14, नाइट्रोजन 14। 14 का मतलब हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 14, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 14। और ये हमें पता है कि प्रोटॉन की संख्या दोनों में सेम हो नहीं सकती, अभी हमने देखा है कि क्योंकि प्रोटॉन की संख्या वेरी करती है, इसका मतलब नाइट्रोजन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कहीं ना कहीं वेरी कर रही है दोनों में। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट वाला, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अभी हमने देखा ना, न्यूक्लियर जब कोई भी एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो क्या करता है, डीके करने लगता है। डीके किसका, अल्फा, बीटा, गामा, ये पार्टिकल के रूप में। और क्यों डीके करता है, क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वैसे ही एटम्स भी अपनी वो भी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो डीके करने के बाद क्या होता है ना, उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। कम हो जाती है तो उनके जो न्यूक्लियस के अंदर
जो रिपल्सिव फोर्स है यानी कि प्रतिकर्षण बल है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कम हो जाता है तो फिर स्टेबल हो जाते हैं। बस इसीलिए रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो पता चल गया एक प्राकृतिक घटना है जिसमें अस्थिर तत्व स्वतः विघटन होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनरी बेक्वेरेल ने पहली बार कहाँ देखा था? यूरेनियम के एटम में। यूरेनियम के एटम में हेनरी बेक्वेरेल ने देखा था रेडियो एक्टिविटी की घटना को। अब ये जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्फा क्या होता है ना, ये अल्फा पार्टिकल का जब निकलता है तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को निकालता है। इसका मतलब 2He4 का। इसको कंपेयर करते हैं, बस इतना हमको याद रखने की ज़रूरत है। अब कैसे होता है ये बताने का कोई औचित्य है नहीं क्योंकि इतना डिटेल में कभी पूछता नहीं है। इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, ये हमको ये ध्यान रखना है। पेनिट्रेटिव पावर कम होता है। क्यों कम होता है? इसका वेट ज़्यादा होता है। बीटा और गामा के रिस्पेक्ट में वेट ज़्यादा होता है तो इसकी पेनिट स्पीड कम हो गई, वेट ज़्यादा हो गया। तो मतलब वेट बोलना है या फिर मास बोलना है, इसका मास ज़्यादा है तो इस वजह से इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो पेनिट्रेटिव पावर या फिर भेदने की क्षमता कम हो गई। और क्या, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियस में है। बाहर की जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी का मूवमेंट होता है। प्रोटॉन मूव करने का मतलब एक तरीके से हो जाता है जैसे कोई वायर, अगर प्रोटॉन मूवमेंट करने लगे कोई भी वायर होगा तो तुरंत का तुरंत पिघल जाएगा। अब बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये निगेटिव चार्ज होते हैं जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके जैसे कि एक तरीके से इसको बोल दिया जाए मतलब कंपेरेटिवली प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की तरह। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ या कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्जन होता है? ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो उस प्रोसेस में बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। इसी तरीके से गामा क्या होता है? ये प्योर एनर्जी के बंडल्स होते हैं गामा पार्टिकल्स। जैसे वो थोड़ा पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, जो गामा रेज होती हैं वो पूरी पूरी एनर्जी के बंडल्स होते हैं। यानी कि एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज करने के बाद जब गामा गामा रेज निकल गई तो वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि संतुलित अवस्था में चला जाता है। इसका चार्ज न्यूट्रल होता है। क्यों? एनर्जी के बंडल से तो चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्यों? क्योंकि एनर्जी के बंडल है तो इसका मास जो होता है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। इस वजह से पेनिट्रेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा, भेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा। अभी हमने देख लिया, हमें इतना बेसिक्स हमें देखना था। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्वेश्चंस केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं, कुछ और फंडामेंटल जैसे फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने देखा। और भी थोड़े से जो भी नीचे में फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उन पर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाया गया है तो उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हैं इसमें ज़्यादातर आपको पता ही होगा पहले से। एक तो फोटान हो गया। फोटान क्या है? ये एनर्जी के बंडल्स हैं। किसका? लाइट एनर्जी की। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नो मास ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, फोटान को बस हमको इतना ध्यान में रखना है। अब फोटान की तरह एक होता है एक फोनॉन, अभी हम आगे देखेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अब पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट होता है पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर हो गया तो इसका जो अपोजिट हो गया पॉजिट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे तो ओवरऑल मास का मास खत्म हो जाएगा, केवल एनर्जी बचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका इंटरेक्शन विद मतलब इलेक्ट्रॉन का बिना, जिससे फोटॉन उत्पन्न होते हैं, यानी एनर्जी, यानी कि फोटॉन के बंडल ही तो होते हैं एनर्जी। अब तीसरा न्यूट्रिनो। अब जैसे कि जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस या फिर एटम की वजह से, तो अल्फा बीटा गामा के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट पार्टिकल्स निकलते हैं, उनमें से एक न्यूट्रिनो भी होता है। न्यूट्रिनो हमको जनरली डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि ये मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। अब जैसे अल्फा बीटा गामा कैसे पता चलता है? क्योंकि वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो प्रैक्टिकली हम पता कर पाते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो को जो बड़ा मुश्किल होता है इसको पता कर पाना। ठीक है, लेकिन ये वीक फोर्सेस होती हैं, नाभिकीय क्रियाएं में पता चलता है, जिससे सूर्य की रेडियो एक्टिव डीके में पता चलता है। इसी तरीके से कार्क क्या होता है? कार्क भी जैसे हमने देखा ना, बीटा डीके होता है बीटा पार्टिकल में, अल्फा तो एक तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंज होता है। तो चेंज होने का मतलब एक बन रहा है एक कम हो रहा है, तो यही होता है ना संयोजन, फॉर्म द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही होता है क्वार्क। ठीक है, ये इस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाने का काम करते हैं क्वार्क। और लिप्टॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो कंबाइन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का, उसी को बोलते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब फोनॉन क्या होता है? जैसे फोटॉन होता है एनर्जी के लिए, लाइट के लिए, उसी तरीके से फोनॉन होता है साउंड वेव के लिए। जो साउंड वेव्स के बंडल होते हैं, एक तरीके से बोल दिया जाए, बंडल मतलब पॉकेट्स। तो लाइक ए फोटॉन फॉर द साउंड वेव्स। ठीक है, डिस्क्राइब वाइब्रेशन इन क्रिस्टल। तो जाहिर सी बात है फोटॉन मतलब जो फोटॉन्स होते हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये वाइब्रेशन किसी मीडियम में ही तो ट्रेवल करेंगे साउंड वेव, क्योंकि मैकेनिकल वेव है।
तो उसके वाइब्रेशन को एक तरीके से मेजर करते हैं। पाई मिशान क्या होता है? पाई मिशान भी जो मीडिएट द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के पार्टिसिपेट करता है। बस हमको इतना पता होना चाहिए कि पाई मिशान क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स को इंडिकेट करता है एक तरीके से। गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं? हिग्स बोसॉन, ये जब कोई मास जो होता है कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो गॉड पार्टिकल की वजह से होता है। पार्टिकल्स दैट गिव्स मास टू द अदर पार्टिकल, या फिर एक तरीके से बोला जाए, जब एक मास दूसरे मास में, मतलब उसको मास देने का जो काम करता है, तो गॉड पार्टिकल का वहाँ पे रोल होता है। इसकी खोज हुई थी 2012 में लार्ज हैड्रन कोलाइडर के माध्यम से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये कि टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली खोजा गया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरीके से हमने देख लिया केमिकल स्ट्रक्चर। हमारा जो रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे।